नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हम जैसा कि आपको पता है हिंदी व्याकरण के हम पुराने प्रश्न पत्रों का लगातार है वो सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि आने वाली जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी व्याकरण का जो पोर्शन लगता है उन सभी के लिए इन पुराने पेपर्स का अध्ययन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रहने वाला है। तो जो साथी पहली बार चैनल पर वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को लगातार इस प्रकार के हिंदी व्याकरण के पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें, और जो साथी लगातार देख रहे हैं वो भी वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें, और फीडबैक के माध्यम से अवश्य बताएं कि आपको क्लास है वो किस प्रकार की लग रही है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो साथियों, आज का अपना जो पहला प्रश्न है वो तत्सम तद्भव से संबंधित है, और आपको इन क्वेश्चंस की है वो पूरी व्याख्या भी अपने साथ में करते हैं, जैसा कि आपको पता होगा जो पुराने वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है अपना, किस विकल्प में तत्सम शब्द है वो प्रयुक्त हुए हैं। यानी आपको बताना है, चार विकल्प है, दो दो शब्द इसमें प्रत्येक में दिए गए हैं, तो वो कौन सा विकल्प है जिसमें दोनों ही शब्द तत्सम शब्द हैं। तो देखते हैं, पहला विकल्प है वत्स और उलूक। तो साथियों, वत्स और उलूक दोनों ही क्या है, तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। तो अब इसकी व्याख्या के रूप में अपने देखते हैं कि वत्स है वो किसका तत्सम रूप है। तो साथियों, वत्स है तत्सम रूप और इसका तद्भव होगा आपका बच्चा या बछड़ा। वत्स का जो तद्भव रूप होगा बच्चा या फिर बछड़ा, ये इसका तद्भव रूप होता है। इसके बाद में आपको दिया है उल्लूक, तो उल्लूक का जो आपका तद्भव होगा वो होगा उल्लू। तो ये आपका पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला है। बाकी आगे देखते हैं खंबा और मूसल। तो साथियों, खंबा है वो क्या है, तद्भव शब्द है, और किसका तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या होता है, स्तंभ होता है। इसका जो तत्सम होता है वो क्या होता है, स्तंभ। इसके बाद में नाजी, सेमिनार और आसमान, जो ये तीन शब्द है साथियों, ये तीनों ही आपके विदेशी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। और एक आपको यहाँ पर दिया है श्यालक। तो श्यालक क्या है, तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा, साला। श्यालक का तद्भव क्या होगा, साला। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। आप कमेंट में जो है फीडबैक अवश्य दें क्लास के बारे में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, हिंदी की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से, संधि की दृष्टि से आपको असुमेलित विकल्प का चयन करना है, यानी कौन से विकल्प में है वो आपकी जो है वो अशुद्ध रूप से संधि हुई है। तो वो देखते हैं, मधु धन अरि, मधुवरी, ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। वधु धन इच्छा। तो साथियों देखिए, यहाँ पर जो वधु शब्द है ये आपका अशुद्ध लिखा गया है। वधु किस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध, तो इस प्रकार से आपका वधु है वो शुद्ध होता है। तो यहाँ पर आपकी त्रुटि है, तो वधु धन इच्छा वधविच्छा जरूर बनता है, लेकिन यहाँ पर वधु शब्द है वो अशुद्ध दिया है, तो इसी के चलते यही विकल्प है वो आपका असुमेलित वाला विकल्प हो जाएगा और आपका आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है गति धन अवरोध, गत्यवरोध होता है, बिल्कुल शुद्ध दिया है। भ्रातृ धन उपकार, भ्रातृपकार होता है। तो साथियों, यहाँ पर जो आपके शब्द दिए गए हैं ये आपका यण संधि का उदाहरण है। वधविच्छा भी आपका यण संधि का उदाहरण है। इसके बाद में गत्य अवरोध है, ये भी आपका यण संधि का उदाहरण है, और भ्रातृपकार ये भी आपका यण संधि का उदाहरण है। तो एक चीज़ आप यहाँ पर गौर करें कि जो ये शब्द जो आपको दिए गए हैं ये आपको अक्सर शब्द शुद्धि में भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप याद रखें, मधुवरी है वो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, और वधविच्छा आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, और गत्य अवरोध ये शब्द काफ़ी बार पुराने पेपर्स में शब्द शुद्धि में पूछा गया है। तो गत्य अवरोध है वो आपको इस प्रकार से लिखना है, गति धन अवरोध गत्य अवरोध, और भ्रातृ उपकार आपको इस प्रकार से लिखना होता है। तो चारों ही महत्वपूर्ण शब्द है शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी। 93 नंबर क्वेश्चन में देखिए साथियों, इस पेपर का ये 93 नंबर क्वेश्चन है, आज की क्लास का अपना तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मुहावरों को है वो आपस में इनके अर्थ के अनुसार है वो सुमेलित करना है। तो पहला है अपना सिर पर भूत सवार होना। तो साथियों, इसका हो जाएगा आपका धुन लग जाना। सिर पर भूत सवार होना का अर्थ होता है धुन लग जाना। नेक्स्ट है दाल भात में मूसल चंद। तो साथियों, इसका हो जाएगा आपका बिना मतलब दखल देना, तो ये आपका इसमें सुमेलित हो जाएगा। और गुलर का फूल होना, तो साथियों इसका अर्थ होता है कम दिखना, तो इसमें गए के साथ ये सुमेलित हो जाएगा। और ताड़ का वृक्ष यानी किसी के काम न आने वाला, तो ताड़ का वृक्ष का ये यहाँ पर सुमेलित हो जाएगा। तो इन सभी के अनुसार जो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है, एक में हो जाएगा आपका गए और दो में हो जाएगा आपका कै।
तो इसके अनुसार जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप क्लास को है वो लाइक और शेयर अवश्य करें। नेक्स्ट देखिए साथियों, यहाँ पर आपको शब्द युग्म दिया गया है। एक शब्द दिया गया है अंधकारी और एक आपको दिया गया है अंधकारी। उक्त शब्द युग्म का सही अर्थ आपको यहाँ पर चुनना है। तो देखिए साथियों, अंधकारी, ये जो अंधकारी होता है साथियों ये होता है महादेव से संबंधित, यानी शिव से संबंधित। शिव महादेव आदि एक ही पर्यायवाची है। तो अंधकारी में देखिए महादेव या शिव कहाँ पर लिखा है, तो देखिए बी ऑप्शन में आपका लिखा है महादेव। और ये अंधकारी जो होता है जिसमें बड़ी ई की मात्रा लगती है रह के, तो ये होता है एक राग विशेष। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है। तो देखिए साथियों यहाँ पर कौन से शब्द सभी आपस में पर्यायवाची है, तो देखते हैं संध्या, सांझ, गोधूली, ये तीनों तो पर्यायवाची है। लेकिन मराल ये आपका क्या होता है, एक पक्षी विशेष होता है, यानी ये आपको हंस का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ये आपका सभी शब्दों में पर्यायवाची के रूप से सही नहीं है। इसके बाद में है रोहित, सारंग, चक्रांग, कृष्णसार, तो इसमें भी सभी आपस में है वो पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट है धनंजय, पार्थ, कौंते और गुड़ाकेश, ये साथियों सभी है वो आपस में पर्यायवाची है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक से असंगत विकल्प का आपको चयन करना है। जिसने ऋण चुका दिया है, तो यहाँ पर लिखा है उत्तम ऋण, तो ये साथियों पूर्णतया अशुद्ध है। जिसने ऋण चुका दिया है वो होता है उऋण। क्या होता है, उसको अपने उऋण कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया है वो उऋण होता है। तो ये आपका यहाँ पर असंगत विकल्प के रूप में आंसर हो जाएगा। पर्वत का निचला भाग उपत्यका कहलाता है, काफ़ी बार पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है, ये पूर्ण रूप से शुद्ध है। निंदा के बहाने प्रशंसा करना, तो ये व्याज स्तुति होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और प्रशंसा के बहाने निंदा करना, तो साथियों इसका होता है व्याज निंदा। देखिए साथियों, जो यहाँ पर आपका लिखा है पर्वत का निचला मैदानी भाग, इसको उपत्यका कहते हैं। और पर्वत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, अधित्यका कहते हैं। ये दोनों ही आप याद रखें, अधित्यका, उपत्यका और अधित्यका बहुत बार पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं। तो आपको थोड़ा सा ये कन्फ्यूज करेंगे कि पर्वत का निचला मैदानी भाग है उसको उपत्यका कहते हैं एक तरह से, यानी ऊपर की ध्वनि इसमें आ रही है, लेकिन है ये कौन सा, निचला भाग, उल्टा है। और पर्वत के ऊपर की जो भूमि होती है उसको अधित्यका कहते हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से याद रखें, काफ़ी बार पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, किस विकल्प में विलोम युग्म है। तो देखिए इसमें कौन से जो आपका ऑप्शन है उसमें विलोम युग्म दिए गए हैं। तो देखिए पूर्वोत्तर, यहाँ पर क्या दिया है, अपराहन। तो साथियों पूर्वाहन का अपराहन होता है, पूर्वाहन का क्या होता है, अपराहन होता है। तो ये आपका गलत दिया गया है, तो ये आपका आंसर नहीं है। इसके बाद में दिया है मरीषण का विमल। तो साथियों इसमें मरीषण का रुक्ष होता है, न कि विमल होता है, तो ये भी आपका गलत है। मरीषण का क्या होगा, मिश्रण का क्या होगा, रुक्ष होगा। मूर्त का गौण, तो साथियों मूर्त का अमूर्त होता है, मूर्त का क्या होता है, अमूर्त होता है, तो ये भी आपका गलत है। मौलिक का क्या दिया है, अनुदित, तो ये विकल्प है जो आपका यहाँ पर राइट आंसर के रूप में हो जाएगा, क्योंकि मौलिक का विलोम शब्द क्या होता है, अनुदित होता है। क्लास आपको किस प्रकार की लग रही है, आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द है वो शुद्ध दिए गए हैं। तो शब्द शुद्धि से संबंधित बहुत क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं जहाँ पर आपका व्याकरण का पोर्शन लगता है। तो शब्द शुद्धि, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, वाक्य शुद्धि और एक आपके संधि, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके रहते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर अपने देखते हैं कि कौन से विकल्प में आपका है वो सभी शब्द शुद्ध दिए गए हैं। तो देखिए शताब्दी, ये बिल्कुल शुद्ध दिया है। साधुवाद और मुहूर्त, ये दोनों ही साथियों आपके क्या है, अशुद्ध यहाँ पर दिए गए हैं। साधुवाद अपने इस प्रकार से लिखते हैं, साधुवाद, इसमें आपके छोटे ऊ की मात्रा है वो लगती है, साधुवाद, क्योंकि साधु शब्द है वो अपने इस प्रकार से लिखते हैं, इसके आगे वाद जुड़ गया है। और मुहूर्त शब्द साथियों आपका इस प्रकार से लिखा जाता है, इसमें आपके ये है कि बड़े ऊ की मात्रा लगती है, तब जा करके ये शुद्ध होता है। तो साधुवाद और मुहूर्त आपके इस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो पहला विकल्प है वो आपका आंसर नहीं होगा। आपको यहाँ पर पूछा है शुद्ध शब्द। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमौली, समाविष्ट और
मुनिजन। तो साथियों यहाँ पर जो तीनों शब्द दिए गए हैं पूर्णतया शुद्ध दिए गए हैं, तो यही विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमौली, समाविष्ट और मुनिजन। और एक आपको मैं बता दूं कि जो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं ये अक्सर शब्द सूची में काफ़ी बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट विकल्प में देखिए अपना आंसर है वो मिल गया है, लेकिन अपने सभी ऑप्शन की व्याख्या के रूप में ये सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन में भी देखें कि कौन से शब्द शुद्ध हैं और कौन से अशुद्ध हैं। तो देखिए साथियों शशि भूषण, तो शशि भूषण यहाँ पर साथियों अशुद्ध लिखा गया है। इसमें आपका शशि है वो इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्योंकि ये शशि चंद्रमा जो होता है जिसका पर्यायवाची, तो शशि अपने इस प्रकार से लिखते हैं। आगे जो भूषण लिखा है ये आपका शुद्ध है। इसके बाद में देखिए जयंती, ये भी आपका यहाँ पर अशुद्ध लिखा गया है। तो जयंती आपका किस प्रकार से लिखा जाएगा साथियों, तो जयंती को अपने इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें जयंती में आपके तय के बड़ी ई की मात्रा है वो लगती है, जयंती। एक यहाँ पर आपका दिया है ऊर्ध्वगामी, ये आपका यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध दिया गया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए किरीट, भार्यापति और आध्यात्म। तो देखिए साथियों किरीट है ये आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर किरीट का अर्थ क्या होता है, किरीट का अर्थ तो होता है साथियों मुकुट। किरीट को अपने क्या जानते हैं, मुकुट के रूप में जानते हैं। और किरीट शुद्ध है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, तो साथियों ये शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाता है किरीट। इसमें क के छोटी ई की मात्रा और र के बड़ी ई की मात्रा लगती है, तो किरीट आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। एक आपका यहाँ पर दिया है भार्यापति, ये बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। एक आपका जो शब्द है आध्यात्म, तो साथियों ये आध्यात्म नहीं होता है, ये आध्यात्म नहीं होता है, तो ये क्या होता है, अध्यात्म होता है। इसको अपने किस प्रकार से लिखेंगे, अध्यात्म लिखेंगे, आध्यात्म नहीं लिखेंगे, अध्यात्म। इस प्रकार से आपका शुद्ध होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने क्लास के बारे में आपको फीडबैक है वो अवश्य देना है, खास करके जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा जो होने वाली है, तो उसमें हिंदी व्याकरण के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, तो आप अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं। कौन से समास के द्विगु समास के उदाहरणों को आपको छांटना है और वही विकल्प आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए दशानन, यथेच। दशानन में कौन सा समास है साथियों, तो दशानन में आपका बहुब्रीहि समास है। और यथेच में आपका कौन सा समास है, इसमें अविभाव समास है। यथा धन इच्छा, यानी इच्छा के अनुसार, तो यहाँ पर आपका अविभाव समास हो जाएगा। चतुर्भुज, चतुर्भुज में कौन सा समास है, चार हैं भुजाएं जिसकी, तो चतुर्भुज में भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और प्रत्यक्ष में आपका कौन सा समास होगा, तो प्रत्यक्ष में होगा आपका अविभाव समास, क्योंकि इसमें प्रति उपसर्ग है वो आपका लगा हुआ है। और जहाँ पर आपका कोई भी उपसर्ग है वो लगा हुआ होता है किसी शब्द में, तो वहाँ पर आपका अविभाव समास होता है। प्रति धन अक्ष, तो प्रति इसमें उपसर्ग आ गया, तो इसके चलते ये आपका अविभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट विकल्प में दिया है त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके अर्थात शिव, तो इसमें भी आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 24, तो 24 में देखिए साथियों बताइए कौन सा इसमें आपका समास होगा, तो साथियों 24 में होगा आपका द्वंद्व समास। आपको साथी सोचेंगे कि 24 तो एक संख्यावाची शब्द है और इसमें द्वंद्व समास है वो कैसे होगा, तो देखिए साथियों अपने द्वंद्व समास में और इत्यादि शब्द लगाते हैं बीच में, तो 24 किससे बना है, 4 और 20 से बना है, 4 और 20, तो बीच में और आ गया, तो यहाँ पर आपका और के चलते द्वंद्व समास है वो हो जाएगा, न कि इसमें द्विगु समास होगा। इसके बाद में देखिए सप्ताह है और शताब्दी, तो सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह है, सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह है, तो इसमें कौन सा समास होगा, संख्यावाची शब्द आ गया है, बीच में और भी नहीं है, तो इसमें आपका द्विगु समास है वो हो जाएगा। शताब्दी यानी 7 अवधों का समूह है, यानी 7 अवधों यानी 100 अवधि यानी वर्ष, 100 वर्षों का समूह है, इसको अपने क्या कहते हैं, शताब्दी। तो यहाँ पर आपके दोनों ही शब्द है वो द्विगु समास के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प है वो संगत है, यानी आपको सही उपसर्ग वाले शब्दों को पहचानना है। तो देखिए साथियों प्रगति, इसमें पर उपसर्ग जरूर है, प्रतिवाद में आपका पर उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रति उपसर्ग है, और प्रभाव में आपका पर उपसर्ग है, तो ये यहाँ पर है प्रति, इसमें अलग आ गया, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आ उपसर्ग वाले देखिए आक्षेपित, इसमें भी आ उपसर्ग नहीं है, आंगिक में भी आपका आ उपसर्ग नहीं है, आसक्ति में आपका आ उपसर्ग दिया गया है। निष्णात में देखिए साथियों इसमें नि धन सनात, ये भी आपका नहीं होगा। निष्पक्ष में नि धन पक्ष, और निष्ठा में नि धन स्था,
लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो ये भी आपका विकल्प है वो सही नहीं दिया गया है, क्योंकि इसकी जो अपने संधि करते हैं तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से लगता है, जबकि आपको यहाँ पर नी उपसर्ग यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट जो विकल्प है साथियों वही आपका आंसर होने वाला है, क्योंकि ऊपर वाले तीनों विकल्प है वो आपके आंसर नहीं है। तो देखिए, सु उपसर्ग वाले शब्द स्वल्प, सुधन अलप, इस प्रकार से लिखा जाएगा। सुधन, ये अलप आपका यहाँ पर आ जाएगा। सुधन अलप यानी स्वल्प। और सौहार्द, इसमें आपका किस प्रकार से होगा, इसमें आपका होगा सुधन हरिधन, ये है कि नीचे रे है और इसमें ए प्रत्यय भी लगा हुआ है, जिसके चलते ये शब्द क्या बना है, सौहार्द बना है। तो इसमें सु उपसर्ग आपका शामिल है। और सुसुप्त में देखिए आपका सु उपसर्ग शामिल है। सुधन सुप्त, इस प्रकार से अपने लिखते हैं, सुधन सुप्त। और जब इनको जोड़ते हैं तो ये से है वो आपका मूर्धन्य से बन जाता है। तो इसमें आपका सु उपसर्ग दिया गया है। तो साथियों, ये थी आज की अपनी क्लास। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी और कमेंट में आप अवश्य बताएं। और लगातार इस प्रकार के हिंदी व्याकरण के प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।